गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 5 अप्रैल 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग करेंगे यहाँ पे कुछ टॉपिक्स। तो कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं? बेसिकली हम लोग यहाँ पे जीडीपी के बारे में दो टॉपिक्स करेंगे। पहला रहेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में और दूसरा रहेगा वर्ल्ड बैंक के बारे में और आईएमएफ के बारे में, क्योंकि इन्होंने अभी इंडिया की नेक्स्ट ईयर और उससे भी अगले साल यानी कि 2023-4 और 2024 और 5 दोनों के लिए फोरकास्ट किया है। इन्होंने बताया है कि इंडिया में जीडीपी का क्या ट्रेंड रहेगा और क्यों रहेगा। अगर इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी तो क्यों करेगी और अगर नीचे की तरफ आएगी तो क्यों आएगी। तो थोड़ा सा हम लोग दो इकोनॉमी वाले सेक्शन से देखने वाले हैं। ज्योग्राफी से अगला टॉपिक रहेगा एवलांच इन सिक्किम। तो यहाँ पे कुछ पासिस के बारे में देखेंगे और एवलांच के क्या क्या रीजंस होते हैं, थोड़ा वो जानेंगे। ज्योग्राफी का टॉपिक है। उसके अलावा टेक्स्ट सेक्शन से पूछा गया है आज यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर प्रीलिम्स बट मेंस ऑल्सो। उसके अलावा कास्टलेस सोसाइटी का मीनिंग क्या होता है, क्या इंडिया में एक्चुअली कास्टलेस सोसाइटी रेलेवेंट होती भी है कि नहीं होती है, इसका हिस्टोरिकल रेलेवेंस क्या होता है, अम्बेडकर जी का इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या कहता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। जनरल सा टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है। इंडियन सोसाइटी से हम इसको कर सकते हैं। उसके अलावा न्यू इकोनॉमिक ट्रेंड, ये आज का एक एडिटोरियल है। हालांकि इसमें मोस्टली चीज़ें आपको लगा होगा सुनी सुनी लगी होंगी, लेकिन एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। मुझे डिसेंट आर्टिकल लगा ये वाला एडिटोरियल, उसको हम लोग कर सकते हैं। देखिए जो बच्चे प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2023 का प्रीलिम्स दे रहे हैं अभी, आपकी मर्जी है। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है फिर तो आप एडिटोरियल सेक्शन कर सकते हो। अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक सी चल रही है और अगर आप सिर्फ अभी फर्स्ट रिवीजन पे चल रहे हो तो अभी आप एडिटोरियल को अवॉइड कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। राइट, उससे थोड़ा समय बचेगा आपका, 15-20 मिनट आधा घंटा जो भी आप उसको देते हो, तो उसमें आप प्रीलिम्स के ऊपर फोकस कर सकते हो। राइट, चलिए। लेकिन छोटे-छोटे बहुत सारे टॉपिक हैं। अगर आप फ्रंट पेज पे भी जाओगे तो काफ़ी सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, तो ये मैंने वहीं से निकाले हैं, बहुत डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा। इन्वेंटेड नेम्स विल नॉट अल्टर रियलिटी होता है अरुणाचल प्रदेश। देखिए भई ये चाइना की आदत है, उसको नाम चेंज करने की बहुत आदत है। चाइना अपने देश में सिटीज़ के नाम चेंज नहीं करता है, लेकिन वो दूसरे देशों में के नाम ज़रूर चेंज करता है। इंडिया में ट्रेंड अलग है। हम लोग अपने इंटरनल डोमेस्टिक सिटीज़ का नाम बहुत चेंज करते हैं, लेकिन दूसरे देशों में नाम चेंज नहीं करते हैं। तो अरुणाचल के अंदर 11 प्लेसेस के नाम चेंज किए हैं चाइना ने अभी। और इंडिया ने तो ऑब्जेक्शन किया ही ऑफ कोर्स, बिकॉज़ इंडिया का तो सीधा कहना है कि भाई इससे हमारे रिलेशन और ख़राब हो सकते हैं। जो इन्वेंटेड नेम्स हैं, जो उसने खुद के नाम घर के बना दिए हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, बिकॉज़ अरुणाचल प्रदेश हमारा इंटीग्रल पार्ट है, था और रहेगा। ठीक है? तो ये उन्होंने यहाँ पे बेसिकली कहा है। तो खैर अपोजिशन क्या कह रही है सरकार के बारे में वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट ये एक यहाँ पे माहौल बना है। और ये माहौल तब बना है जब भूटान के प्राइम मिनिस्टर और भूटान के जो किंग्स हैं, वो भैया चाइना के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। और इवन भूटान के, देखिए मैं आपको फ्रंट पेज पे दिखाई देता हूँ। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, भूटान के भैया देखिए लिखा हुआ है पीएम जो है वो मोदी से भी भूटान के किंग से मिलने वाले हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। और ये जो भूटान के किंग हैं ये चाइना से भी नेगोशिएशन करने वाले हैं अभी थोड़े समय में। तो उसके लेके छोटी चीज़ें हैं और चाइना हमेशा ऐसे करता रहता है बॉर्डर के ऊपर। आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि चाइना के साथ हमारा जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? ठीक है। एक चीज़ और, अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया का जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में बताएँ तो मज़ा आएगा। डॉक्टर्स इन राजस्थान कॉल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट, ये भी फ्रंट पेज का ही एक न्यूज़ था, और जो फ्रंट पेज आपको जो मैंने ओपन कर ही दिया तो दिखा देता हूँ। डॉक्टर्स इन राजस्थान कॉल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हेल्थ बिल। आपको पता है कि राजस्थान के अंदर देश का पहला ऐसा स्टेट बना था राजस्थान, जिसके अंदर राइट टू हेल्थ के तहत बिल पास किया गया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि भाई कोई भी सिटीजन, एवरी रेजिडेंट ऑफ राजस्थान इन द राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट केयर विदाउट प्री पेमेंट ऑफ रिक्विजिट फी और चार्जेस टू एनी हेल्थ इंस्टीट्यूशन। मतलब बिना फीस दिए आप अपनी इमरजेंसी सर्विसेज राजस्थान में फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे वो आपका प्राइवेट हॉस्पिटल हो। अब इसके अगेंस्ट में भैया प्राइवेट हॉस्पिटल वाले सड़कों पे आ गए थे डॉक्टर लोग। उनका कहना था कि भाई जब सरकार हमें एज अ प्राइवेट कंपनी ट्रीट करती है, हमसे पूरे टैक्स लेती है, हमसे पूरे लैंड का प्राइस लेती है, हमसे सब कुछ जब लिया जाता है, तो फिर आप हमें इस तरह से क्यों ट्रीट कर रहे हो? या तो आप हमें स्पेशल कंसेशन दें, फिर तो हम लोग माने चलो भैया सरकार ने हॉस्पिटल होने के नाते हमें छूट दिया था, लैंड आधे रेट में सस्ती दी थी और वो बहुत सारी चीज़ें। अब वो भी नहीं कर रहे हो। आप हमें प्रॉपर एक बिज़नेस एंटिटी मान रहे हो, लेकिन आप हमारे साथ हमें प्रॉफ़िट नहीं कमाने दे रहे हो। तो वो लोग सड़कों पे आए हुए थे कई दिन से।
तो जिसकी वजह से राजस्थान में हेल्थ सर्विसेज काफ़ी इम्पैक्ट हो गई थी। तो फाइनली एक उनके बीच में कंसेंसस बना है, एग्रीमेंट बना है और सरकार ने ये कहा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल जिनको कंसेशन मिला हुआ है, लैंड परचेज़ वगैरह आपने करी है, बिल्डिंग को सब्सिडाइज़ किया हुआ है, अगर सरकार ने किसी इंस्टीट्यूट को बेनिफिट दिया हुआ है, चाहे वो टैक्स में हो, लैंड प्राइस में हो, सब्सिडी दिया हो, वो जो है उनके अंदर ये जो है छूट मिलेगी। ठीक है? जिन हॉस्पिटल को सरकार ने कोई बेनिफिट नहीं दिया किसी भी तरह का, वो अपनी फ़ीस चार्ज कर सकते हैं। तो ये बीच का सॉल्यूशन फिलहाल निकला है, लेकिन मुझे लगता है ये भी इनफ नहीं रहेगा, इसमें भी कुछ ना कुछ यहाँ पे डेफ़िनिटली कुछ ना कुछ होने वाला है। ख़ैर एनीवेज़ तो ये हम लोगों ने देख लिया थोड़ा-सा। वर्ल्ड बैंक लोअर्स इंडियाज़ ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.3%, ये यहाँ से कर लेते हैं। हालाँकि कंटेंट मैंने मेन स्लाइड में भी डाला हुआ है। तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो जीडीपी फोरकास्ट थी अभी अगले साल के लिए, उसको थोड़ा-सा कम कर दिया है। कितना कम किया है? 0.7% कम किया है। पहले जो हमारा ग्रोथ टारगेट था वर्ल्ड बैंक ने वो रखा था 7%, लेकिन अभी इसको कम करके कर दिया है 6.3%। क्यों किया है? प्राइमरी रीज़न क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है। रीज़न ये है दैट हाई बोरोइंग कॉस्ट एंड स्लोअर इनकम ग्रोथ कॉजिंग वीकर कंजप्शन। भाई सोचने की बात है। जब कंज्यूम आप नहीं करोगे तो प्रोड्यूस कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है। तो किसी भी देश की जीडीपी तभी ग्रो होगी, ग्रोथ तभी होगी जब वहाँ के सिटीजन कंजप्शन करेंगे, तभी कंपनी वाले प्रोड्यूस करेंगे। इनका कहना है कि इंडिया में जो डोमेस्टिक कंजप्शन है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से स्लो ग्रोथ हो रही है। और ये कह रहा है कि भैया हाई बोरोइंग कॉस्ट, आप बैंक में जाते हो, लोन लेने जाते हो, अगर बैंक आपको बहुत महँगा लोन देगा, तो आप बैंक से क्यों लोगे? नहीं लोगे। तो इस समय यही हो रहा है। बैंकों का जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई हो रहा है, जिसकी वजह से जो टाटा, बिरला, अंबानी या जो दूसरे लोग हैं जो बैंक से बोरो करते हैं, वो नहीं बोरो कर पा रहे हैं। क्योंकि वो बोरो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से अपना बिज़नेस एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आम आदमी बोरो नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो अपनी कंज़म्पशन को भी इंक्रीज़ नहीं कर पा रहा है। तो ये एक उन्होंने मेन जो है रीज़न यहाँ पे ये बताया है। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने कहा है कि भई ये जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, वो भी थोड़ा टाइट हो गया है, ठीक है? तो ये जो है प्रॉब्लम उसने बताई हैं, तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन इसका उल्टा ही होगा। कंज़म्पशन ज़्यादा करिए, बोरोइंग को सस्ता करिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ कीजिए, अगर आपको जीडीपी इंक्रीज़ करनी है। ये किया था चाइना ने, जब चाइना के अंदर 2008 वाला जब ग्लोबल क्राइसिस आया था, तो चाइना ने ये सारी चीज़ें अपनाई थी और उस समय चाइना ने 10-11% की रेट से ग्रोथ किया था। हाँ, हालाँकि वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि साउथ एशिया में इंडिया काफ़ी बेटर परफ़ॉर्म कर रहा है, लेकिन अभी कभी कुछ मेजर कंसर्न है हमारी इकोनॉमी के अंदर। सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन इंडिया में आज भी दुनिया का सबसे कम है। मतलब मेजर कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया में सबसे कम है। तो बहुत सारी फीमेल जो काम पे नहीं जाती हैं, वो लेबर फ़ोर्स का पार्ट बन सकती हैं, तो उनको आप इंक्लूड करिए, जीडीपी बेटर होगा। दूसरा ये कहता है कि जो इंडिया में आज भी जो इन्फॉर्मल सेक्टर है, ठीक है? ये इसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है। इनफॉर्मल सेक्टर में। सरकार ने भरपूर कोशिश की है कि इनफॉर्मल को फॉर्मल में लेके आया जाए, लेकिन आज भी ये सेक्टर में इंडिया को काम करने की रिक्वायरमेंट है। तो इन्होंने ये कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पे कही हैं और ये भी कहा है दैट स्पेशली द सिचुएशन इन द फाइनेंशियल सेक्टर इज़ हेल्थियर एंड देन द अदर सेक्टर। तो जो सर्विस सेक्टर है ना? और जो फाइनेंशियल सेक्टर मतलब बैंकिंग वगैरह नॉर्मली इसके अंदर थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट इंडिया में देखने को मिला है, खासकर सर्विस सेक्टर में और कंस्ट्रक्शन सेक्शन में भी साथ खा सर्विस और कंस्ट्रक्शन ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री रही हैं एज़ पर वर्ल्ड बैंक, ठीक है? ये थोड़ा-सा इन्होंने यहाँ पे कहा है। उसके अलावा जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है अब्रॉड से, वो भी इंडिया में थोड़ी कम हुई है, तो एफडीआई वगैरह इंडिया में थोड़ी कम आ रही है। तो ये सब रीज़न्स जो हैं इन्होंने यहाँ पे बताए हैं और बाकी तो पाकिस्तान, श्रीलंका के बारे में कुछ ना कुछ बोला है, जो हमारे लिए अभी फ़िलहाल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है? चलिए। तो ये तो हम लोगों ने उधर से कर लिया है, थोड़ा आप इसको देख सकते हो। एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ है सिक्किम के अंदर, पिक्चर भी उन्होंने यहाँ दिया हुआ है यहाँ पे। और भैया वहाँ पे सिक्किम में नाथू ला है। ला का मतलब होता है पास, जो पहाड़ों के बीच में रास्ता होता है ना, आर-पार जाने के लिए, उसे पास कहा जाता है, ला। पहाड़ी भाषा में इसको ला कह सकते हो आप। तो नाथू ला नाम के जो पास था, वहाँ पे अवलांच हुआ है, जिसकी वजह से कई सारे टूरिस्ट जो व्हीकल्स हैं, वो वहाँ पे स्टक हो गए हैं और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की भी वहाँ पे डेथ हुई है। तो एक बड़ा ही ख़राब सा इंसिडेंट आया है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भई ला का मतलब क्या होता है, मेरे को मैंने बता दिया। सिक्किम के अंदर 2 सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पासेस होते हैं।
राइट। पहला पास होता है जेलेपला, ठीक है, ये अपना सिक्किम है, और इधर आपका ये आ जाता है भूटान, ठीक है, और इधर आपका आ जाता है ये नेपाल। सिक्किम में और इंडिया और भूटान के बीच में जो एक पास है उसका नाम है जेलेपला। यहाँ पे पड़ती है चुम्बी वैली, और यहीं पे पड़ता है डोकलाम। आपको याद होगा कुछ साल पहले डोकलाम में काफ़ी सारे जो है यहाँ पे इशू हुए थे, क्योंकि चाइना जो है इस पूरी टेरिटरी को क्लेम करता है, जबकि नेपाल कहता है कि नहीं, ये वाली टेरिटरी मेरी है, राइट। और इधर से आ गया इंडिया, तो भैया पूरे ट्राई जंक्शन पे है ये, आप ध्यान से देखें। तो अगर यहाँ पे चाइना आ जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल जाएगा कि इंडिया का जो ये चिकन नेक एरिया है इसको कंट्रोल कर सकता है चाइना। तो काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ था उसके अंदर, डोकलाम के अंदर, अनफॉर्चुनेटली। खैर उसका सोल्यूशन बाद में निकल गया था, लेकिन चाइना अब दोबारा से यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो एक तो अपना जेलेबला हो गया, ठीक है, जो चुम्बी वाली से निकलता है, तो ये थोड़े थोड़े पॉइंट आपको याद होने चाहिए। दूसरा बनता है आपका यहाँ पे देखिए नाथुला, राइट। यहाँ पे देखिए एक तरफ इसमें सिक्किम आ जाता है और दूसरी तरफ ट्राई जंक्शन आ जाता है। तो एक तरफ इंडिया, भूटान और चाइना, तीनों के ट्राई जंक्शन पे कौन सा है, नाथुला। आपने इसी तरह से चीज़ें याद करनी है। 1962 में यहाँ पे काफ़ी भयंकर वॉर हुआ था इंडिया चाइना के बीच में, और 1962 के बाद इसको बंद कर दिया गया था, किसी तरह का कोई भी जो है आना जाना नहीं हो रहा था। बट 2006 में इसको 2006 में दोबारा से ओपन कर दिया था इसको। लेकिन फिर से टेंशन वहाँ पे हो गई थी डोकलाम की वजह से, फिर से बंद कर दिया गया था। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हुई। तो एवलांच क्या होता है? एक तो एवलांच की पिक्चर आपको दिखाता हूँ। कई बार आपने टीवी वगैरह में देखा होगा। एक ऊँची पहाड़ी होती है जिससे बहुत सारी जो बर्फ़ है अचानक से गिरने लगती है ना? और ये बहुत स्पीड के साथ आती है। तो इसे कहते हैं एवलांच। ये हल्के थोड़े से शुरू होती है लेकिन वो फिर इंक्रीज़ होता रहता है, एवलांच, राइट? ये आपने देखा होगा। तो इसे भैया एवलांच कहते हैं। कुछ समय पहले जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पे भी काफ़ी भयंकर एक एवलांच आया था कुछ साल पहले, और जिसके अंदर 49 पाकिस्तानी सोल्जर्स की भी डेथ हो गई थी। उस समय भी काफ़ी इशू रहा था। तो एवलांच क्या होता है, आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए, राइट? देखिए, एवलांच जो है एक बहुत बड़ा एक टुकड़ा होता है, हाई ह्यूज मास होता है स्नो का, आइस का, रॉक्स का, जो कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ रैपिडली जो है वो माउंटेन स्लोप से नीचे की तरफ आता है। ये नेचुरल डिज़ास्टर है, राइट? लेकिन कई बार ह्यूमन की वजह से भी हो जाता है। जब वो सरफेस वो काफ़ी अनस्टेबल होता है, आप उसके ऊपर चलने लगते हो, उसके ऊपर खेलने लगते हो, प्रेशर डालते हो, तो वो टूट जाता है, और धीरे-धीरे वो टूट के नीचे आने लगता है, तो इसे हम लोग एवलांच कहते हैं। तो क्योंकि अनस्टेबल होता है और टूट जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। बहुत एक्सेलरेशन के साथ आता है, 320 किलोमीटर पर आवर, इससे भी ज़्यादा स्पीड के साथ आ सकता है। तो स्पीड देखिए बहुत ज़्यादा है इसकी स्पीड। तो उसैन बोल्ट तो बच्चा है इसके सामने, बहुत ज़्यादा स्पीड है, राइट? यूजुअली उन स्लोप्स के ऊपर होता है जिनका 30 से लेके 45 डिग्री का उनका स्लोप होता है। ये आपने पॉइंट याद रखना है, प्रीलिम्स वगैरह में इस तरह की चीज़ें काम आती हैं आपको, राइट? चलिए, ये वाला जो पूरा पॉइंट है मैंने लक्ष्मीकांत से दिया हुआ है। लास्ट टू लास्ट ईयर यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमालय के अंदर ज़्यादा लैंडस्लाइड क्यों आते हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट्स और साउथ इंडिया। तो ये कंटेंट पूरा एनसीईआरटी से उठाया गया था, जो यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया था। इसलिए हम लोग आपको बार-बार कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, सीधे क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार। तो एनसीईआरटी का ये कहना है कि भई हिमालय में ज़्यादा लैंडस्लाइड्स क्यों आते हैं, इंक्लूडिंग एवालांच। भई देखिए वेस्टर्न घाट में एवालांच तो नहीं आ सकता, स्नो एवालांच देखिए एवालांच भी 2 तरह का हो सकता है। एक डेबरी एवालांच हो सकता है, और एक जो है आपका स्नो एवालांच हो सकता है। तो स्नो एवालांच तो ऑफ कोर्स हिमालय के अंदर ही आएगा। अब वेस्टर्न घाट में तो स्नो नहीं होती है, नीलगिरी में तो स्नो नहीं होती है, ठीक है? तो इनका ये कहना है कि देखिए पहली बात तो ये है कि जो हिमालयन जो रॉक्स होती हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, अनकंसोलिडेटेड रॉक्स हैं। लेकिन जो वेस्टर्न घाट की रॉक्स हैं वो हार्ड रॉक्स हैं, तो वहाँ पे इसीलिए कम आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ जगह पे ऐसा नहीं है कि हर जगह पे नहीं आता है, कुछ जगह पे आता है, जैसे नीलगिरी वगैरह में कुछ जगह पे आ सकता है, वेस्टर्न घाट में भी कुछ जगह पे आ सकता है, जहाँ का स्लोप काफ़ी स्टीप होता है। बट हिमालय के कंपैरिज़न में कम आता है। हिमालय टेक्टोनिकली यानी कि वहाँ पे काफ़ी अर्थक्वेक भी आते हैं। वेस्टर्न घाट वगैरह में अर्थक्वेक उसके कंपैरिज़न में ना के बराबर ही आते हैं। तो वो एक ही बड़ा रीज़न है। हालाँकि डेबरी एवलांच वगैरह जो है नीलगिरी वगैरह में फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कही है। जो वेस्टर्न घाट के अंदर जो एवलांच आते हैं उसका एक रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न मैकेनिकल वेदरिंग भी होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज होता है। काफ़ी रेडिकली चेंज होता है। तो ये कुछ-कुछ रीज़न इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। मोस्टली विंटर के टाइम पे ज़्यादा आता है, दिसंबर से अप्रैल के महीने में। ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। द हाईएस्ट रिस्क पीरियड कब होता है? ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर द स्नो स्टॉर्म, ठीक है? अगर वहाँ पे स्नो स्टॉर्म आता है तो उसके आसपास आने के ज़्यादा रीज़न जो है वो कारण हो सकता है। अर्थक्वेक वगैरह वो सब मैंने आपको बता ही दिया। ये थोड़ा-सा कंटेंट अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, इसको 1-2 बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में चला जाएगा एवलांच क्या होता है, कैसे आता है। चलिए, मेडिकल बॉडी इश्यूज़ गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भैया मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए यानी कि जो टीचर्स होते हैं, और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए
इनके लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल ने गाइडलाइंस इशू की हैं। मतलब इनके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट इशू किया है कि आप कैसा बिहेव करें, कैसा कंडक्ट करें, तीनों के लिए किया है। क्योंकि यार सबकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, टीचर से भी, स्टूडेंट से भी, इंस्टीट्यूशन से भी। तो क्या कहा गया है? ये कहा गया है भैया सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर एंड सोशियो इकोनॉमिक क्लास, इसके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सेक्सुअल ओरिएंटेशन मतलब कोई लेस्बियन है, कोई गे है, कोई भी जो भी आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, जेंडर जो भी है, सोशियो इकोनॉमिक क्लास मतलब आप किस कास्ट वगैरह से बिलोंग करते हो, या अमीर परिवार से हो, गरीब परिवार से हो, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, उन्होंने ये कहा है। क्योंकि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। एक डॉक्टर सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन नहीं होता है, डॉक्टर का एक सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो उसके हिसाब से जो है आपको बिहेव करना चाहिए, है ना? तो एक इन्होंने ये कहा है। एथिक्स एंड द मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड वगैरह के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बोली हैं। कि भई जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर तरीके से बिहेव करना चाहिए, रिसर्चर्स को प्रॉपर तरीके से बिहेव करना चाहिए। अपनी पर्सनल ग्रोथ के साथ-साथ आपको सोसाइटल ग्रोथ के ऊपर भी फ़ोकस करना चाहिए। जो आप कपड़े पहनते हो कॉलेज वगैरह में वो मॉडेस्टली ड्रेस करें। ऐसा नहीं है कि भैया कुछ भी पहन के आ रहे हैं, है ना? वो सब नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को काफ़ी बर्डन लग रहा है पढ़ाई वगैरह का, तो वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को जाके बता सकते हैं, प्रॉब्लम कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है मेडिकल में काफ़ी सुसाइड के केस वगैरह भी आते हैं। तो वो सब इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को लगता है तो वो अथॉरिटी से जाके बात कर सकता है। उसके अलावा जो पेशेंट और डॉक्टर का जो रिलेशन होता है वो भी प्रॉपर तरीके से जो है सीक्रेट रहना चाहिए। उनके बीच में एक प्राइवेसी होती है तो वो सब यहाँ पे रहना चाहिए, राइट? तो और टीचर्स के लिए भी कई सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बोली हैं, कि टीचर्स को जो है केयरिंग होना ठीक है, लेकिन आप स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया वगैरह पे इंटरेक्शन ना करें। ठीक है? बहुत ज़्यादा पर्सनल होने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इट शुड बी अ पर्सनल रिलेशनशिप, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बोले। इंस्टीट्यूशंस को भी बहुत कुछ बोला है यहाँ पे, कि भैया अगर कोई इंस्पेक्शन वगैरह होती है गवर्नमेंट की हायर अथॉरिटी की, तो फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन ना दें इंस्टीट्यूशंस, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दें, ताकि सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो सकें। ठीक है जी, चलिए। एबीडी कट्स इंडियाज़ फाइनेंशियल ईयर 24 ग्रोथ टू 6.4। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी इंडिया की ग्रोथ को पहले 7.5% डिक्लेयर किया था, लेकिन इसको रिड्यूस करके 6.4 कर दिया गया है। तो वो भी इसको कम कर रहे हैं। कारण वही है जो वर्ल्ड बैंक ने बताए हैं। एक तो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया है, तो भैया जब डिमांड ही नहीं होगी ग्लोबल तो फिर ग्रोथ कैसे होगी? तो इंडिया के ऊपर तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा ही। उसके अलावा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो हम लोगों ने बताया, पैसा लेना काफ़ी महँगा हो गया है, कॉस्टली हो गया है, और जो तेल के प्राइसेज़ हैं वो दोबारा से इंक्रीज़ होने शुरू हो गए हैं। तो इन रीज़न की वजह से कुछ उसने यहाँ पे कहा है। हालाँकि उन्होंने कहा है कि इंडिया में जो डोमेस्टिक कंज़म्पशन डिमांड है वो इंक्रीज़ रहेगी, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल डिमांड कम होगी तो उसका इंडिया के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है। अगर 2015-2019 के बीच की बात करें, तो जो साउथ इंडिया के अंदर जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, वो इंडिया का कितना रहा? 22%, चाइना का कितना रहा? 53%, डबल से भी ज़्यादा है। हालाँकि आने वाले समय में थोड़ा ये कम होगा। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो 22 से लेके 27% तक जा सकता है 2024 तक। चाइना का जो कंट्रीब्यूशन है वो 51% से घट के 46% रह सकता है। तो धीरे-धीरे हमारा जो है ग्रोथ यहाँ पे बढ़ेगा, तो आने वाले 15-20 साल में हम थोड़ा चाइना को कैच अप थोड़ा यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। और इस समय आपको पता है कि जो हमारा अभी लेटेस्ट बजट आया था उसके अंदर कुछ टैक्स कट वगैरह दिए गए हैं, तो जिसकी वजह से पर्सनल जो आपकी इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम, वो इंक्रीज़ होगी। इसकी वजह से डिमांड बढ़ सकती है, बूस्ट हो सकती है। तो कुछ पॉजिटिव साइन भी इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, कुछ नेगेटिव साइड भी दिए हैं। नेगेटिव साइड तो इन्होंने ये कहा है कि जो पब्लिक जो कंजम्पशन है वो जिस रेट से इंक्रीज़ होनी चाहिए वो बेसिकली नहीं हो रही है। तो ये कुछ-कुछ चीज़ आप कर सकते हो। एशियन डेवलपमेंट के बारे में आपको मैंने सेल्फ स्टडी के लिए कंटेंट डाला है। ठीक है, तो इसको तो आप खुद से पढ़ सकते हो, स्टैटिक सा पार्ट है। पहले कई स्लाइड का मैंने कॉपी पेस्ट करके दिया है, तो कुछ मैंने नया क्रिएट नहीं किया आज। और वो आप सबके पास ये कंटेंट पहले से होगा भी, राइट? मनीला फिलीपींस के अंदर इसका हेडक्वार्टर रहता है और इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। राइट नाउ देयर आर 68 मेंबर्स इन द एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए, अब बढ़ते हैं आज के टेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि किसके बारे में है? पहला जो टेक्स्ट सेक्शन है वो आता है भैया वोटर कॉन्फ्रेंस के बारे में। हालाँकि लास्ट टू लास्ट वीक हमने इसके बारे में बात किया था, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं किया था। आज इन्होंने थोड़ी अच्छी खासी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक पहली बात तो ये है कि बहुत समय के बाद वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रही है। बहुत सालों के बाद हो रही है। दूसरी बात ये है कि इस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का जो है ऑब्जेक्टिव क्या है? कैसे ये काम करेगा और इसकी ज़रूरत हमें क्यों है? आपको बताता चलूँ, लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी 1977 के अंदर। बहुत साल हो गए हैं। इतने सालों के बाद हुई है तो बड़ी बात है भाई ये, ठीक है। तो मार्च
20 टू 24 को ये हुई थी मीटिंग आफ्टर 46 ईयर्स, यूनाइटेड नेशंस 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस। इसका टाइटल क्या था ये आपको पता होना चाहिए, याद करो इसको प्रीलिम्स के लिए। वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2018-2028। तो 2028 तक का जो इन्होंने यहाँ पे टारगेट रखा है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करेंगे। कौन से गोल को? एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड द सैनिटेशन ऑफ ऑल। आपको बताता चलो कि प्रीलिम्स के लिए, इवन मेंस के लिए भी, जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं अपने 17 हैं, आपको पता होना चाहिए हर गोल के बारे में। मेंस में एग्जाम्पल देने के काम आता है और प्रीलिम्स में तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। व्हाट इज वाटर कॉन्फ्रेंस? अब तक हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज के बारे में कॉन्फ्रेंस के बारे में सुना, हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी सुना है। ये वाटर कॉन्फ्रेंस पहली बार हो रही है, मतलब 46 के 77 के बाद पहली बार हो रही है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो वाटर सेक्टर है ये काफ़ी फ्रेगमेंटेड है। लोग वाटर जो प्रॉब्लम है वो लोकल प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं है। मतलब जैसे क्लाइमेट चेंज तो ग्लोबल प्रॉब्लम है। इंडिया में जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका को इम्पैक्ट कर रहा है, अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वो ऑस्ट्रेलिया को इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन वाटर ऐसा नहीं है, वाटर लोकल प्रॉब्लम है, आपकी लोकल लोकल मिसमैनेजमेंट की वजह से होती है। तो आपकी लोकल प्रॉब्लम को लोकल सोल्यूशन चाहिए। आपकी आपके भैया वहाँ पे कोई लेक है वो पोल्यूटेड हो गई, आपके लोकल एरिया में फ्लड आ गया, तो इसका सॉल्यूशन भी लोकल चाहिए। इसी वजह से वाटर को लेकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लोकल प्रॉब्लम है। लेकिन अब चीज़ें थोड़ी सी बदल रही हैं। अब कह रहे हैं कि भैया हमें एक्शन प्लान की रिक्वायरमेंट है, ताकि जितने भी लोग हैं वो अभी हम लोग उनकी डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकें, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बात कर सकें, राइट टू हैव एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, क्वांटिटीज एंड इक्वालिटी ऑल्सो। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 3 है भैया, वो किसके लिए होगा? वाटर के लिए होगा। इंडिया में दुनिया के लगभग 17% पॉपुलेशन है, लेकिन दुनिया का 2-3% फ्रेश वाटर ही सिर्फ इंडिया के अंदर है। तो आने वाले समय में कितनी सारी प्रॉब्लम होगी यार इंडिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, साउथ एशिया में बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। तो उसको लेके जो है अभी तैयार होने की यहाँ पे ज़रूरत है हम लोगों को। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जो आने वाले बहुत सालों में ग्लोबल फंडिंग कर सके। इंडिया के बारे में इन्होंने कोई अच्छी बातें बोली। इंडिया में जो वाटर को लेके देखिए, हमारा स्वच्छ भारत मिशन है, वो अच्छा भला काम कर रहा है। जल जीवन मिशन को तो इस कॉन्फ्रेंस में स्पेशल मेंशन किया गया है, क्योंकि बहुत तगड़ा काम कर रहा है जल जीवन मिशन। बट कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि दुनिया भर में जो भी मिशन चलाए जा रहे हैं इस तरह के लोकल गवर्नमेंट्स के द्वारा, जैसे इंडिया में जल जीवन मिशन, ये ज़्यादातर ग्राउंड वाटर के ऊपर रिलाई करते हैं, है ना? कि ग्राउंड वाटर निकालेंगे, वो लोगों को जो है टंकी के थ्रू, पाइप के थ्रू पहुँचाएँगे। ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या क्या है? एग्रीकल्चर पंपिंग। पॉपुलेशन जैसे-जैसे बढ़ रही है, ज़्यादा क्रॉप्स चाहिए, ज़्यादा फूड अपने को चाहिए, ज़्यादा एग्रीकल्चर एरिया इंक्लूड हो रहा है, तो ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा पंप किया जाता है और धीरे-धीरे हमारी जो वाटर टेबल है वो सूखती चली जा रही है। ये सब बातें वाटर कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कस की गई हैं। पंजाब का यहाँ पे स्पेशल एग्ज़ाम्पल दिया गया है। पंजाब के अंदर ग्राउंड वाटर को इतना ज़्यादा पंप कर लिया गया है कि वहाँ पे वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला गया भैया, पानी ढूँढने से नहीं मिल रहा है। तो ये सारी समस्याएँ जो हैं हमें सोल्व करने की रिक्वायरमेंट है। कब होगा? जब हमारी एजेंसीज़ मिल बैठ के बात करेंगी। कहता है कि वाटर प्रॉब्लम इज़ नो लॉन्गर अबाउट एक्सेस टू वाटर। वी नीड टू टॉक अबाउट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल इंडस्ट्री, नेचुरल इकोसिस्टम। ये टारगेट अपने को कब अचीव होंगे? जब पॉलिटिकल चॉइस होगी। भैया पॉलिटिक्स अगर सीरियस हो गई ना, आधी तो समस्या वैसे ही सोल्व हो जाएँगी। है कि नहीं? क्योंकि पॉलिटिक्स अगर सीरियस होगी तो पॉलिसीज़ बेटर बनेंगी। पॉलिसीज़ बेटर बनेंगी तो लोग बेटर रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर अपने पॉलिटिशियंस की नीयत पे ही भरोसा नहीं है, तो वो जो भी इनिशिएटिव लेते हैं लोग उसको सीरियसली लेते ही नहीं हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो पाती है। क्योंकि जब तक पीपल पार्टिसिपेशन नहीं होगा, कोई भी स्कीम सक्सेसफुल नहीं हो सकती गवर्नमेंट की। स्वच्छ भारत मिशन का कुछ हद तक सक्सेस होने का रीज़न ही यही है कि अवेयरनेस, लोग सीरियस हुए। अदरवाइज़ कानून तो देश में और स्कीमें तो बहुत सालों से चली आ रही हैं। जब तक मूवमेंट नहीं आएगा तब तक। तो व्हाट इज़ द की कमिटमेंट? क्या हम लोगों ने कमिटमेंट किया है? बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस के अंदर 713 कमिटमेंट्स किए गए हैं। इंडिया ने ये कहा है कि आने वाले कुछ सालों में आई विल इन्वेस्ट $50 बिलियन इन जल जीवन मिशन, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इससे बहुत सारी इन्वेंशंस होंगी और आने वाले समय में इसका खैर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। प्रीलिम्स के लिए जो दो टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक है W12 प्लस ब्लूप्रिंट और एक है वोटर फॉर द वीमेन फंड।
गूगल करिए, दोनों के बारे में पढ़िए, क्योंकि कीवर्ड्स के ऊपर बहुत फोकस आता है। अब ये मान के चलिए प्रीलिम्स के एग्जाम में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन कीवर्ड्स बेस्ड आते हैं। कोई भी नया प्लेस इन न्यूज़ होगा, कोई नया कीवर्ड दिखा हो, उसको थोड़ा-सा आप किया करें। मैंने तो आपको बोला भी था कि कीवर्ड के लिए आप स्पेशल एक छोटी-सी नोटबुक लगा सकते हो। उस कीवर्ड को वहाँ पे लिखो और उसके बारे में 2 बातें लिखो, बस दैट्स इट। कम से कम पता तो रहेगा, बहुत डिटेल भी नहीं पता है, कम से कम ये पता करो कि ये किस चीज़ के बारे में है। तो W12 प्लस ब्लूप्रिंट ये वाटर के बारे में है, वाटर कंजर्वेशन के बारे में है, वाटर अवेलेबिलिटी के बारे में है, एंड सेम फॉर द वाटर फॉर द वीमेन फंड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। अच्छा आर्टिकल है ये, ठीक है, इसको आप फ्यूचर के लिए डेफिनेटली सेव कर सकते हो। हर आर्टिकल को रिकमेंड नहीं करता हूँ मैं फ्यूचर के लिए, बट इसको जरूर करूँगा। अ कास्टलेस सोसाइटी एन एस्पिरेशन ऑफ अ मिथ टू कवर अ प्रिविलेज, ये आर्टिकल ऐसा है कि इसके बारे में कुछ भी नया नहीं है। ये चीज़ें हम हमारे समाज में होती हैं, हम इसको डेली देखते हैं, फील करते हैं और करते आ रहे हैं बचपन से, आगे भी अनफॉर्चुनेटली होगा ये। तो कुछ नया तो नहीं है क्योंकि हम इसे देखते हैं, बट स्टिल क्या-क्या बोला गया है। कास्टलेस सोसाइटी सुनने में कितना अच्छा लगता है कि कोई कास्ट नहीं होगी, सब और एक जगह दूसरे को इक्वल ट्रीट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि इक्वालिटी होगी हर जगह। भैया जिन सोसाइटी में कास्ट नहीं होती, इनइक्वालिटी तो वहाँ पे भी है ना, वो दूसरे तरीके से है। अब जैसे अमेरिका में चले जाएँ, अमेरिका में कास्ट तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वहाँ पे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, राइट? वहाँ पे वही इनकम इनइक्वालिटी एंड ऑल दैट, रिच, पुअर, मिडल क्लास, वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये न मतलब नहीं है कि भैया कास्ट खत्म होने से हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा और ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है यार, है ना? तो उसके बारे में इन्होंने बात किया है। कहता है कि भैया बहुत सालों से इंडिया में जो है इगैलिटेरियन सोसाइटी के लिए, मॉडर्न सोसाइटी के लिए और कास्ट सिस्टम को दूर करने के लिए बहुत काम किए गए हिस्टोरिकली, बट अब तक ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। ठीक है, ग्राउंड पे अभी भी चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव तो हुई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी भी वो जो हायरार्की है, वो अभी भी चल रही है। हायरार्की के बेसिस पे जो ऑक्यूपेशंस हैं, वो डिसाइड किए जाते हैं, राइट? कौन सफाई करेगा, कौन खेती करेगा, कौन ये करेगा, कौन वो करेगा। आज भी देश में कास्ट के बेसिस पे ऑक्यूपेशन एग्जिस्ट करता है। गलत है, सही वो एक अलग बात है, लेकिन करता है, राइट? मोर पावर एंड प्रिविलेज देन द अदर्स, कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनको सुपीरियर डिक्लेयर कर दिया गया है और उनको स्पेशल पावर दी गई है, उनको स्पेशल प्रिविलेज दिए गए हैं। दिए गए इन द सेंस के वो ऑलरेडी हैं, दिए भी नहीं गए हैं, लेकिन वो हैं और वो दिखता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, पावर रिलेशन, डिस्क्रिमिनेशन, इनक्वालिटी, ये हमारे समाज की रियलिटी है अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली द आइडिया ऑफ अ कास्टलेस सोसाइटी, क्या मतलब है? इसका मतलब है एन इंडिविजुअल हु डज नॉट हैव अ कास्ट और इज आउटकास्ट, जिसकी कोई कास्ट नहीं होती, उसे कहते हैं कास्टलेस। लेकिन इसे पॉजिटिव टर्म में हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। कहता है द कास्ट टर्म कास्टलेस रेफर्स टू द अब्सेंस ऑफ कास्ट इन सोसाइटी। It advocates for that the society is free of caste based discrimination and oppression। जो कास्ट के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऑपरेशन होता है, वो नहीं होना चाहिए। सोसाइटी इंक्लूसिव होनी चाहिए, हर इंसान जो है वो बराबर रहे। किसी मतलब ये बात है कि भाई कोई आदमी किसी कास्ट में पैदा हुआ और उस बेचारे को डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया जस्ट बिकॉज वो पैदा हुआ, उसका उसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन पैदा होते ही भाई उसको नीचा दिखाया गया। ये गलत है। इंक्लूसिव सोसाइटी होने की रिक्वायरमेंट है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, रिगार्डलेस ऑफ योर बर्थ, रिगार्डलेस ऑफ योर इनहेरिटेंस। ये इस आर्टिकल के अंदर कहने की कोशिश की गई है। ठीक है, कास्टलेस सोसाइटी में आप किसी भी बैकग्राउंड से आओ, आपको प्रॉपर डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाएगा, आपको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाएगा। हर आदमी एक दूसरे के साथ फ्रीली इंटरेक्ट कर सकता है। जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो प्रेजुडिस होते हैं, वो नहीं होगा। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ केयर मिलेगा, बिना कास्ट के बेसिस पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपका एक आदमी की जो वर्थ है वो उसकी कास्ट से नहीं पहचानी जाएगी, वो उसकी एबिलिटी से पहचानी जाएगी, उसके कैरेक्टर से पहचानी जाएगी, उसके हार्ड वर्क से पहचानी जाएगी, राइट? आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो इससे नहीं पहचानी जाएगी। तो मेरिट के बेसिस पे आप आओगे, क्योंकि कास्ट अगर नहीं होगी तो भाई फिर तो हार्ड वर्क ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अभी कास्ट है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तभी तो रिजर्वेशन देना पड़ रहा है। तो जो कास्ट नहीं होगी, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो सब मेहनत करेंगे।
और जो हार्ड वर्क करेगा वो आगे निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है। अभी रिजर्वेशन इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि हज़ारों साल से जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है किसी खास तबके के साथ, जिनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हुआ है, जिसके साथ ऑपरेशन हुआ है, तो इट्स लाइक सोशल जस्टिस। रिजर्वेशन इज़ नॉट एन इकोनॉमिक फंडा, राइट? इट्स अ सोशल जस्टिस। ये कोई गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है। ये एक सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन की बात है, राइट? इज़ इट बीइंग अ कास्टलेस अ मिथ? क्या देश में कास्ट को भगाया जा सकता है? खत्म किया जा सकता है? कास्टलेस जो वर्ड है वो सबसे पहले एम.एन. श्रीनिवासन जी एक बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, सोशियोलॉजिकल साइंटिस्ट रहे हैं। इन्होंने कहा कि देखिए भैया, इंडिया की जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है घुसी हुई है रगों में, आसान नहीं है, ठीक है? कास्टलेस एक मिथ तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब एम.एन. जी ने ऐसा कहा, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में कास्ट इतनी घुस गई है कि बहुत साल लगेंगे इसको निकालने में अभी। आप यूनिवर्सिटीज़ में चले जाइए, मीडिया हाउसेज़ में चले जाइए, कॉर्पोरेट ऑर्गनाइज़ेशंस में चले जाइए, यहाँ पे कास्ट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। बट स्टिल आप यहाँ पे देखोगे कि जो हायर ऑफिशियल्स हैं, वो हायर कास्ट से हैं ज़्यादा, हायर कास्ट से हैं, जो मैनेजमेंट में बैठे हैं, जो ऊपर बैठे हैं, आज भी, ठीक है? द रियलिटी ऑफ कास्ट, इसमें आपको कोई खास बताने की ज़रूरत नहीं है। कास्ट लेसनेस, ये सतीश देशपांडे जी, ये दूसरे बड़े फेमस सोशलिस्ट रहे हैं, तो इन्होंने बुक लिखी थी कास्ट एंड द कास्टलेसनेस टुवर्ड्स अ बायोग्राफी ऑफ द जेंडर कैटेगरी। तो इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट ऑफ यहाँ पे दिया है। जैसे दो आदमी हैं, एक आदमी हाई कास्ट से बिलोंग करता है और एक आदमी जो है सो कॉल्ड लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, मतलब अगर आप इस टर्म में बात करना चाहो तो, हालांकि करनी तो नहीं चाहिए। हाई कास्ट वाला आदमी ये डिक्लेयर कर सकता है कि आई डू नॉट बिलीव इन कास्ट, वो कर सकता है। लेकिन एक लो कास्ट वाला बंदा ये बात नहीं कह सकता, आई डू नॉट बिलीव इन कास्ट। समझ रहे हो ना? दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। जब हायर कास्ट वाला आदमी ये बोल रहा है ना कि आई डू नॉट बिलीव इन कास्ट, आप ऑलरेडी प्रिविलेज और पावर एन्जॉय कर रहे हो। आप उस चीज़ को अफ़ोर्ड कर सकते हो। वो आपके बेनिफिट के लिए है, अगर आप ऐसा बोलोगे आई डू नॉट बिलीव इन कास्ट, क्योंकि ऑलरेडी आपको बेनिफिट मिल रहे हैं। एक लोअर कास्ट वाला आदमी ये नहीं बोल सकता आई डू नॉट बिलीव इन कास्ट, क्योंकि भाई उसको जो थोड़े बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं पॉजिटिव, एक एक पॉजिटिव वेलफेयर के द्वारा, वो भी मिलने बंद हो जाएँगे। लोअर कास्ट वाला आदमी ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं जिन कास्ट में बिलीव नहीं करता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ जाएगा। अभी तो थोड़े बहुत उसको बेनिफिट मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन और सम अदर थिंग्स, वो भी मिलने बंद हो जाएंगे। तो इन्होंने तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया है। कहता है कि भाई hiding the caste identity that helped them achieve it. On the other hand, lower caste individuals often face discrimination and the barriers while accessing education, employment opportunities. तो lower caste वाला आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता ये कहना कि मैं कास्ट में बिलीव नहीं करता हूँ, ठीक है? दिस फोर्स देम टू रिलाई ऑन देयर कास्ट आइडेंटिटी एज अ मीन्स ऑफ asserting their rights and claiming social and the economic opportunities. Castelessness is actually a privilege. जो आदमी ये कह रहा है ना कि मैं कास्ट में बिलीव नहीं करता, वो एक्चुअली प्रिविलेज है, क्योंकि वो ऐसा अफोर्ड कर सकता है बोलना, क्योंकि वो हाई कास्ट से बिलोंग करता है। ऑलरेडी आप पावर एंजॉय कर रहे हो, सोशल पावर, पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिकल पावर। आप कह सकते हो मैं कास्ट में बिलीव नहीं करता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा आदमी जो इतने सालों से डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है, वो ये नहीं कह सकता कि मैं कास्ट में बिलीव नहीं करता, क्योंकि उससे कहने से कुछ होगा नहीं। डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में फिर भी उसके साथ होता रहेगा। समझ रहे हो? जैसे अगर बहुत जगह पे रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, राइट? ठीक है, अगर आप अपना धर्म चेंज कर देते हो तो ऐसा तो नहीं है कि अगले दिन से लोग आपको डिफरेंटली ट्रीट करना शुरू कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो और ये चीज़ कास्ट के मामले में ज़्यादा रिजिड है एज कम्पेयर टू रिलीजन। अम्बेडकर जी ने भी बहुत चीज़ें कही। अम्बेडकर जी ने कहा कि दिया कास्ट जो है इंडियन सोसाइटी में इतनी घुसी हुई है, लेकिन अम्बेडकर जी ने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। अम्बेडकर जी का कहना है कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कास्ट को एनिहिलेट, खत्म कर सकती है इंडिया से। तो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का जो रास्ता है वो एजुकेशन से होके जाता है, क्योंकि एजुकेशन से आपको जॉब मिलेगा, आपका जो साइकिल ऑफ पॉवर्टी है, ऑपरेशन है, आप उससे बाहर आओगे। आप अगर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो आप डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी वॉइस को रेज कर सकते हो। तो अम्बेडकर जी ने तो एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस किया। दूसरा जो सॉल्यूशन यहाँ पे बताया गया वो है इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट किया जाए अगर इंडिया में कास्टलेस सोसाइटी को
लेके आना है, क्योंकि जो इंटर कास्ट मैरिज से जो बच्चा होगा वो कास्ट में ज़्यादा बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि वो दोनों कास्ट से बिलोंग कर रहा है एक तरह से, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा, तो ये कुछ कुछ सोल्यूशन यहाँ पे बताए गए हैं और कुछ ये प्रॉब्लम डिस्कस की गई हैं कास्टलेस सोसाइटी। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई क्या लगता है आपको, इंडिया से कास्ट जाएगी बहुत इतना जल्दी? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रास्ते में आ रही हैं जिसकी वजह से कास्ट वाली प्रॉब्लम हो रही है? चलिए, द न्यू इकोनॉमिक्स फॉर द न्यू वर्ल्ड, तो इन्होंने जो है कुछ चीज़ें यहाँ पे कही हैं। तो न्यू इकोनॉमिक फॉर द न्यू वर्ल्ड, चाइना के से थोड़ा कंपेयर किया है इंडिया को, हम लोग चाइना से क्या सीख सकते हैं उसके बारे में बात किया है। तो बेसिकली तो इन्होंने ये कहा है कि इस समय हमारे सामने इकोनॉमी के 3 चैलेंज हैं दुनिया भर में, स्पेशली इंडिया में। पहला चैलेंज है इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट, ठीक है। दूसरा चैलेंज है हम लोग जो बायलैटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स करते हैं, इनके अंदर गड़बड़ होती है। तीसरा जो चैलेंज है वो है एम्प्लॉयमेंट और लो इनकम, और ये तीनों चैलेंज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें तीनों का ही सॉल्यूशन यहाँ पे करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये सिंगल क्राइसिस नहीं है, ये पॉली क्राइसिस है, मतलब बहुत सारे क्राइसिस आपस में जुड़े हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भैया जो अपने जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जैसे आरबीआई। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, सेंट्रल बैंक को जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। कुछ लोग जो है वर्कर्स की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, कुछ लोग जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की प्रोटेक्शन की बात करते हैं। कितने सोल्यूशन निकालेंगे? अब चाइना से हम लोग क्या सीख सकते हैं? चाइना से पिछले 30-35 सालों में जो ज़बरदस्त काम किया है, उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। इतना राइज पहली बार ऐसा हुआ है दुनिया के इतिहास में, किसी कंट्री ने ऐसे 30-40 सालों के अंदर इतना स्टीप ग्रोथ किया है। मिलियंस एंड मिलियंस लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। तो ये मिरेकल है, चाइना मिरेकल। अब देखिए आगे क्या होगा वो एक अलग बात है, ठीक है। हर चीज़ के अंदर सिस्टम के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक सक्सेस को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। 1970s में 1970s में और 80s में लेटर ऑन थोड़ा, इंडिया और चाइना जो है वो ये सेम लेवल पे थे। 35 years ago आवर पर कैपिटा इनकम वाज सेम, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी हमारा सेम था। लेकिन चाइना ने ऐसा क्या किया कि वो इतना आगे चला गया, जबकि हमारी इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी 1991 में ओपन हुई थी, चाइना की इकोनॉमी समझ लो 1979 के आसपास ओपन हुई थी। ज़्यादा फर्क नहीं है, 10-11 साल का फर्क है, लेकिन अब चाइना हम लोगों से कई डेकेड आगे चला गया। चाइना अट्रैक्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसने वहाँ पे लिया है। उसका रीज़न क्या है? एक उसका रीज़न है वहाँ पे चीप लेबर, और आज वहाँ की इंडस्ट्रियल ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई है कि यूनाइटेड स्टेट्स भी डर रहा है चाइना से, समझ रहे हो? धीरे धीरे चाइना का जो प्लस पॉइंट था वो थोड़ा सा यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि चाइना के अंदर जो वेजेस हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब चाइना फ्यूचर में थोड़ा सा लेस अट्रैक्टिव प्लेस बनेगा। तो क्या इंडिया उसकी जगह ले सकता है? आर्टिकल कहता है कि ले भी सकता है, नहीं भी, लेकिन बीच में वियतनाम भी है। चाइना ने के जो बेनिफिट मिलते थे अब वो वियतनाम से मिल रहे हैं। तो जो इंटरनेशनल कंपनीज है वो इंडिया के कंपैरिजन में वियतनाम की तरफ ज़्यादा जा रही हैं, क्योंकि वियतनाम में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर है, ठीक है। एक तो इन्होंने यहाँ पे बात बोली। तो जो नियो लिबरल इकोनॉमिस्ट हैं, जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात करते हैं, फ्री ट्रेड पॉलिसीज की बात करते हैं, उनके हिसाब से वियतनाम इज एक्चुअली अ बेटर प्लेस देन इंडिया। तो एक तो ये बड़ी बात है। When both countries opened to foreign investors, China before Vietnam, they had already attained high level of the human development. अब यहाँ पे चीज़ समझिए आप, एक होती है ह्यूमन डेवलपमेंट, एक होती है जीडीपी। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब एजुकेशन और हेल्थ। चाइना और वियतनाम ने जब अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था, उससे पहले वो लोग यूनिवर्सल एजुकेशन अचीव कर चुके थे। 100% लगभग, मतलब 70-80%, 90% एजुकेशन अचीव कर चुके थे, लिटरेसी। और पब्लिक हेल्थ सिस्टम भी बहुत रोबस्ट था। इंडिया में गलती हो गई। इंडिया ने जब 1991 में ओपन किया अपना पूरा सिस्टम, इंडिया में जो सोशल इंडिकेटर्स थे वो बहुत ख़राब थे, इवन आज भी ख़राब हैं। एजुकेशन हेल्थ वगैरह के मामले में आज भी हम बहुत पीछे हैं। ये फ़र्क है, क्योंकि जब तक आपके पास ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगी, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कन्वर्ट नहीं होगी। चाइना के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट था, लोग एजुकेटेड थे, स्किल्ड थे, राइट, हेल्थ सिस्टम बेटर था, तो उसका जीडीपी में बेनिफिट मिला। ये इंडिया में नहीं मिल पाया।
हालाँकि हमारे जो जगदीश भगवती जी हैं, जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इनका ये कहना है कि देखो ह्यूमन डेवलपमेंट बाद में करेंगे, पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें। अरे भाई पहले ह्यूमन डेवलपमेंट करो तभी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। एक अनहेल्दी पॉपुलेशन काम थोड़ी कर सकती है। एजुकेटेड पर्सन, स्किल्ड पर्सन ज़्यादा काम करेगा। तो ये जो है इन्होंने यहाँ पे कुछ बातें बोली हैं। तो ये जो रिसेंट जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें कुछ सॉल्यूशन है, इन्होंने थोड़े से मैथमेटिकल चीज़ें यहाँ पे बोली हैं, तो इतना ज़्यादा हम लोग ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट इन्होंने ये कहा है कि एक तो इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है। स्पेशलिस्ट होने चाहिए हर चीज़ के लिए। अ, हर चीज़ में जैसे हेल्थ सेक्टर में, एनवायरनमेंट में, इंडस्ट्री में, राइट, जो एफडीआई वगैरह होती है, स्पेशलिस्ट होंगे तो हम लोग बेटर तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं, राइट। तो ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अलग-अलग हिस्सों में काम होना चाहिए। जैसे हमारी शरीर है, हमारा शरीर एक पूरा सिस्टम है। हर इंसान के अंदर कॉमन ऑर्गन्स होते हैं। सबके वही बाजू होती हैं, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, कान होते हैं। लेकिन सबके समस्याएँ अलग हैं। इसीलिए हर कंट्री के अंदर ये सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, जिसके अंदर आपका जो है इंटरनेशनल ट्रेड है, इन्फ्लेशन है, दुनिया भर की फलाना-ढिमकाना। हर चीज़ के ऊपर आपको काम करने की रिक्वायरमेंट है, तभी आप किसी को जाके समझ सकते हो, ठीक है? तो ये कुछ इन्होंने यहाँ पे बोली है और ग्लोबल सॉल्यूशन निकालने की रिक्वायरमेंट है। चाइना, वियतनाम, इंडिया जो है ये आने वाले समय में ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छा काम करेंगे और इंडियन इकोनॉमिस्ट एक मतलब हमारी पॉलिटिक्स भी खराब है यार। खराब पॉलिटिक्स जो है खराब इकोनॉमी को लीड करती है। और एक बार इकोनॉमी अगर खराब हो जाती है, वो फर्दर खराब पॉलिटिक्स को लीड करती है। तो पहले अपनी पॉलिटिक्स भी सुधारने की रिक्वायरमेंट है। अपनी जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो बेटर तरीके से बनाएँ। वसुधैव कुटुंबकम को फॉलो करें, ग्लोबलाइज़ेशन में बिलीव करें, ठीक है? नए-नए आइडियाज़ लेके आएँ, दुनिया के साथ शेयर करें। तो वो कुछ सॉल्यूशन इन्होंने यहाँ पे लंबे-चौड़े से बताए हैं। ठीक है जी, चलो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कुछ एडिशनल आर्टिकल यहाँ पे डाले गए हैं आपके पढ़ने के लिए, आप इसको डेफ़िनिटली पढ़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।